नमस्कार। आज हमारे हाथ रविंद्रनाथ टैगोर की एक किताब थॉट्स फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर पर आधारित एक बहुत ही दिलचस्प समीक्षा लगी है जी। और हमारा काम है इस समीक्षा में से वो मोती निकालना, वो गहरी बातें समझना जो शायद पहली नजर में पकड़ में ना आए। बिल्कुल। तो हमारे पास जो सामग्री है वो इस किताब की एक समीक्षा है। ये टैगोर के दर्शन, उनकी आध्यात्मिकता और उनके मानवतावाद पर रोशनी डालती है। हाँ। और हमारा मिशन ये समझना है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में 100 साल पहले लिखे गए ये विचार क्यों मायने रखते हैं, ये किसके लिए हैं और इनका असर क्या हो सकता है। तो चलिए इस खजाने को खोलकर देखते हैं। चलिए। तो पहली बात जो समीक्षा एकदम साफ करती है वो ये है कि ये कोई कहानी या निबंधों की किताब नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। मतलब शुरू से अंत तक पढ़ने वाली कोई चीज नहीं है। ये असल में टैगोर के छोटे छोटे गहरे विचारों का एक संग्रह है। वो विचार जो उनके अपने अनुभव, उनके दर्शन और इंसानी जज्बातों की गहरी समझ से निकले हैं। जी। समीक्षा में आत्म साक्षात्कार, आंतरिक स्वतंत्रता जैसे कुछ भारी शब्द इस्तेमाल हुए हैं। तो आम भाषा में इनका क्या मतलब है? देखिए, ये शब्द सुनने में भारी लगते हैं, पर समीक्षा इशारा करती है कि टैगोर के लिए इनका मतलब बहुत सरल था। आत्म साक्षात्कार का मतलब है ये जानना कि आप कौन हैं। अच्छा। जब आपका जॉब टाइटल, आपके रिश्ते, आपका बैंक बैलेंस, ये सब हटा दिया जाए, वो जो खाली जगह में आप बचते हैं उसे समझना। वाह। और आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब है बाहरी परिस्थितियों की गुलामी से आजाद होना। मतलब चाहे बाहर तूफान हो, मन के अंदर एक शांति का कोना बनाए रखना। और ये जो विचारों का संग्रह होने वाली बात है, ये मुझे दिलचस्प लगी। मतलब ये कोई नॉवेल नहीं है जिसे आपको एक बार में खत्म करना है। बिल्कुल, और यही तो इसकी खूबी है। सोचिए, ये एक किताब नहीं बल्कि एक वैचारिक बुफे है। बुफे? हाँ, आप किसी भी पन्ने पर जा सकते हैं, एक विचार उठा सकते हैं और उसे दिन भर अपने साथ रख सकते हैं। ये आपको किसी लेखक की कहानी में नहीं बांधती, बल्कि आपको अपनी कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हर विचार एक बीज की तरह है। समीक्षा यही बताने की कोशिश कर रही है कि ये छोटे छोटे बीज मिलकर आपके अंदर सोच का एक पूरा जंगल उगा सकते हैं। वाह, सोच का एक पूरा जंगल। ये बात मुझे सीधे दूसरे पॉइंट पर ले जाती है जो समीक्षा में बहुत खूबसूरती से कही गई है। टैगोर का दर्शन, मतलब कम शब्दों में गहरी बात कहने की कला। जी। यहाँ पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। समीक्षा बताती है कि टैगोर के विचार शायद 1 या 2 लाइन के होते हैं, पर उनका असर किसी लंबी चौड़ी फिलॉसफी की किताब से कम नहीं। सही बात है। इसी सिलसिले में समीक्षा में मनुष्य के असली धर्म के 3 स्तंभों का जिक्र है। टैगोर के अनुसार ये हैं सच बोलना, प्रेम करना और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना। अब ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है। सरल है, लेकिन आसान नहीं। और यही टैगोर की प्रतिभा दिखती है। इसका एक और पहलू ये है कि वो धर्म और आध्यात्मिकता को, वो कर्म कांडों और रीति रिवाजों के भारी बोझ से आजाद कर रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता के लिए आपको किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाके घंटों बिताने की जरूरत नहीं है। मतलब आध्यात्मिकता को किसी इमारत से निकालकर हमारे रोजमर्रा के जीवन में ले आए। ठीक यही। ये जो प्रकृति के साथ सामंजस्य वाली बात है ना, ये सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में नहीं है। समीक्षा इशारा करती है कि टैगोर के लिए ये एक तरह का मेडिटेशन था। मेडिटेशन? हाँ। आज हम माइंडफुलनेस और वेलनेस एप्स पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, और वो 100 साल पहले कह रहे थे कि बस 5 मिनट के लिए रुककर बारिश की बूंदों को देखो या किसी फूल को खिलते हुए महसूस करो। वही तुम्हारी थेरेपी है। ये एक तरह का फिलोसॉफिकल शॉर्टकट है जो आपको सीधे अनुभव से जोड़ता है, सिद्धांतों से नहीं। ये तो आज की दुनिया के लिए बहुत प्रासंगिक है, जहां हम हर चीज में एक लाइफ हैक या शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो ये एक तरह का स्पिरिचुअल हैक हुआ। आप कह सकती हैं, ये धर्म को परफॉर्मेंस से हटाकर प्रैक्टिस पर ले आता है। सच बोलना एक प्रैक्टिस है, प्रेम करना एक प्रैक्टिस है, प्रकृति से जुड़ना एक प्रैक्टिस है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप हफ्ते में एक बार करते हैं, बल्कि ये वो तरीका है जिससे आप हर पल जीते हैं। यही दर्शन को ऊंचे आसन से उतारकर हमारे जीवन का हिस्सा बना देता है। और ये सुलभता, ये एक्सेसिबिलिटी उनके मानवतावादी नजरिए में और भी साफ दिखती है, जो हमारी चर्चा का अगला पड़ाव है। जी। समीक्षा टैगोर के मानवतावाद और ईश्वर को लेकर उनकी सोच पर खास ध्यान देती है।
और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क बताया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर धर्म में ईश्वर का एक डरावना रूप दिखाया जाता है, एक ऐसी शक्ति जो आपके हर काम का हिसाब रखती है, जो सजा देती है, जिससे डरना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन समीक्षा कहती है कि टैगोर इस पूरी सोच को पलट देते हैं। उनके लिए ईश्वर डर का नहीं, बल्कि प्रेम, सृजन और चेतना का रूप है। गॉड इज लव, क्रिएशन एंड कॉन्शियसनेस। और इसी से जुड़ी एक और बात है कि टैगोर इंसान को एक मशीन नहीं, बल्कि एक रचनात्मक आत्मा, अ क्रिएटिव सोल मानते हैं। ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। सोचिए, अगर ईश्वर डर की बजाय प्रेम का प्रतीक है, तो आपका रिश्ता उसके साथ भय का नहीं, बल्कि जुड़ाव का होगा। सही बात है। और जब आप ईश्वर को सृजन यानी क्रिएशन से जोड़ती हैं, तो इसका मतलब और भी गहरा हो जाता है। इसका मतलब है कि जब भी आप कुछ नया बनाती हैं, चाहे वो दफ्तर में एक प्रेजेंटेशन हो, घर पर बनाया गया खाना हो, कोई कविता हो, या बस दो अलग अलग विचारों को जोड़कर एक नया आइडिया, बिल्कुल, उस पल में आप उस दिव्य रचनात्मक ऊर्जा के सबसे करीब होती हैं। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की जो हसल कल्चर है, जहां हम सबको एक प्रोडक्टिव मशीन बनने के लिए कहा जाता है, जी, जो सुबह 9 से रात 9 तक बस काम करती है, वो टैगोर के हिसाब से एक तरह से एंटी स्पिरिचुअल हुई, क्योंकि वो हमारी रचनात्मक आत्मा को दबा रही है। क्या बात कही आपने, बिल्कुल सही नस पकड़ी है। टैगोर के नजरिए से देखें तो जब समाज आपको सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी से आंकता है, तो वो आपकी इंसानियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा छीन लेता है। सही है। वो आपको एक ह्यूमन रिसोर्स बना देता है, एक ह्यूमन बीइंग नहीं रहने देता। टैगोर की क्रिएटिव सोल की सोच इस मशीन वाली जिंदगी का सीधा जवाब है। वो याद दिलाती है कि हमारा मूल्य सिर्फ इस बात में नहीं है कि हम कितना काम करते हैं, बल्कि इस बात में भी है कि हम कितनी गहराई से महसूस करते हैं, कितना प्रेम करते हैं और कितना रचते हैं। ये सवाल बहुत अहम है, और शायद यही वजह है कि समीक्षा इस किताब को कुछ खास तरह के पाठकों के लिए बहुत जरूरी बताती है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? अब सवाल ये उठता है कि ये किताब आखिर पढ़ने किसे चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। समीक्षा में 3 तरह के लोगों का जिक्र है। पहले, वो जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, यानी ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। ओवरथिंकर्स। दूसरे, वो जो जिंदगी में किसी गहरे अर्थ की तलाश में हैं। और तीसरे, वो जो दर्शन यानी फिलॉसफी को समझना तो चाहते हैं, पर भारी भरकम किताबों से डरते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहले बात करते हैं ओवरथिंकर्स की। ओवरथिंकिंग क्या है? हमारा दिमाग 100 अलग अलग काल्पनिक समस्याओं और संभावनाओं के जाल में फंस जाता है। बिल्कुल डिसीजन फटीग जैसा। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में टैगोर का एक सरल विचार एक एंकर की तरह काम करता है। जैसे जब आप किसी छोटी सी ईमेल का जवाब देने के लिए 1 घंटा सोचते हैं, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य का एक विचार आपको उस डिजिटल दुनिया से निकालकर खिड़की के बाहर देखने को कहता है। अच्छा, वो आपको बाकी सब शोर भूलकर एक मूल बात पे फोकस करने में मदद करता है। ये एक तरह का फिलोसॉफिकल डीक्लटरिंग है। फिलोसॉफिकल डीक्लटरिंग, ये बहुत अच्छा शब्द है। और दूसरे तरह के लोग जो जीवन का अर्थ ढूंढ रहे हैं ना, उनके लिए ये किताब एक नक्शा नहीं बल्कि एक कंपस की तरह काम करती है। कंपस। जी, जो लोग जीवन का अर्थ खोज रहे हैं, वे अक्सर बड़े बड़े जवाब चाहते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? टैगोर की किताब आपको बना बनाया जवाब नहीं देती, बल्कि वो आपको सही सवाल पूछने के लिए उकसाती है। खुशी क्या है की जगह ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, आज मेरे लिए प्रेम का क्या मतलब है? अच्छा, तो ये सवालों को बदल देती हैं। हाँ, या आज मैंने कौन सी खूबसूरत चीज देखी? ये बड़े अमूर्त सवालों को छोटे रोजमर्रा के अनुभवों में तोड़ देती है, और अक्सर जवाब उन्हीं में छिपा होता है। और जो लोग फिलॉसफी से डरते हैं उनके लिए ये किताब एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। टैगोर फिलॉसफी को एकेडमिक टॉवर से निकालकर हमारे ड्राइंग रूम की चाय की प्याली में ले आती हैं। आपको कांट या नीचे को समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी जिंदगी को समझने की इच्छा होनी चाहिए। उनकी भाषा काव्यात्मक है, दार्शनिक नहीं, इसलिए वो मुश्किल नहीं, गहरी लगती है। ये फिलॉसफी को डरावना नहीं बल्कि अपना सा बना देती है। बहुत खूब। ये तो साफ हो गया कि ये किताब कई लोगों के लिए मददगार हो सकती है, और इसका असर शायद कुछ दिनों का नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जिंदगी भर का हो सकता है। यही बात हमें हमारे आखिरी खंड पर लाती है, इस किताब का स्थायी प्रभाव। जी, समीक्षा का जो अंतिम फैसला है वो मुझे बहुत असरदार लगा। उसमें लिखा है कि ये एक ऐसी किताब है जिसे बार बार पढ़ना चाहिए, और वजह यह है कि हर बार पढ़ने पर नए अर्थ सामने आते हैं। और समीक्षा इसे 4.55 की एक जबरदस्त रेटिंग देती है,
और एक बहुत ही सुंदर लाइन के साथ खत्म होती है कि ये किताब सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि दिल और आत्मा दोनों को छूती है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। विचारों की एक छोटी सी किताब ऐसा कैसे कर सकती है? इसका कारण बहुत गहरा और मनोवैज्ञानिक है। आपने उस बीच वाली बात का जिक्र किया था ना, हाँ, उसी को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपने 20 साल की उम्र में एक विचार पढ़ा कि प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वो स्वतंत्रता देता है। हाँ, उस उम्र में ये आपको बस एक अच्छा रोमांटिक कोट लगेगा। हाँ, बिल्कुल, उसे अपनी डायरी में लिख लेंगे। बिल्कुल, लेकिन फिर जिंदगी आगे बढ़ती है, आप रिश्तों में आती हैं, आपका दिल टूटता है, आप किसी को खोती हैं, आप पहली बार पेरेंट बनती हैं। अब 40 की उम्र में इन सब अनुभवों के बाद जब आप उसी लाइन को दोबारा पढ़ती हैं, तो उसका मतलब बदल जाएगा। वो सिर्फ एक कोट नहीं रहता, वो आपकी सच्चाई बन जाता है। आपको उसमें अपने सारे रिश्तों की झलक दिखती है। उसका अर्थ पहले से कहीं ज्यादा गहरा और व्यक्तिगत हो जाता है। यही इस किताब की खूबी है। ये पाठक के साथ साथ विकसित होती है। इट ग्रोज विद द रीडर। कमाल है। तो ये किताब एक स्टैटिक चीज नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज है जो आपके जीवन के अनुभवों के साथ अपनी शक्ल बदलता रहता है। बिल्कुल, ये एक आईने की तरह है। हर बार जब आप इसके सामने खड़े होते हैं तो ये आपको वही दिखाता है जो आप उस वक्त हैं। आपकी उम्र, आपके अनुभव, आपकी समझ, सब कुछ उस विचार के अर्थ को नया रंग देते हैं। इसीलिए समीक्षा कहती है कि इसे बार बार पढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाके इस समीक्षा से जो बात निकल कर आई है वो ये है कि टैगोर का दर्शन सादगी में, इंसानियत में और कुदरत के साथ हमारे रिश्ते में गहरे सच को खोजने के बारे में है। जी, ये जटिल नहीं है, ये सुलभ है और शायद इसीलिए ये हर इंसान के लिए अपने अपने मायने रख सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब अक्सर हमारे आसपास की सबसे छोटी और सरल चीजों में ही छिपे होते हैं। और इसी बात पर मैं सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जैसा कि समीक्षा ने हमें याद दिलाया, टैगोर इंसान को एक मशीन नहीं बल्कि एक रचनात्मक आत्मा के रूप में देखती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम सचमुच मशीन नहीं बल्कि रचनात्मक आत्माएं हैं तो आज का दिन खत्म होने से पहले हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा बेकार सा रचनात्मक काम कर सकते हैं? बेकार सा। बेकार इसलिए क्योंकि उसका मकसद प्रोडक्टिविटी नहीं, सिर्फ होना है। चाहे वो 5 मिनट के लिए कुछ गुनगुनाना हो, किसी पुरानी तस्वीर को देखकर कुछ लिखना हो, या सिर्फ बालकनी में रखे पौधे के पत्ते के पैटर्न को गौर से देखना हो। वो एक छोटा सा रचनात्मक कदम क्या हो सकता है जो हमें हमारी क्रिएटिव सोल से वापस जोड़े?